नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी शिक्षक वर्ग 2 की सिलेक्शन टेस्ट या चयन परीक्षा या फिर मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भैया क्या सरकार ने या बोर्ड ने ऑफिशियल या आधिकारिक सिलेबस पाठ्यक्रम घोषित कर दिया है? क्या इन्होंने बता दिया है कि भाई ये पाठ्यक्रम होने वाला है, आपका भी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है? तो मेरे पास एक जवाब है कि क्या आप तब तक का इंतजार कर सकते हैं जब तक कि ये घोषित नहीं हो जाता। भाई जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन फॉर्म भरने लगेंगे, उस दिन तो पूरी दुनिया पढ़ने बैठी है। जो लोग पढ़ाई छोड़े बैठे हैं 2-2 4-4 साल से, वो भी उस दिन पढ़ेंगे। अगर आप अभी से पढ़ते हैं तो आपको इसका लाभ होगा। पिछले साल हमारे यहाँ से एक भैया का सिलेक्शन हुआ था सिविल जज में, मध्य प्रदेश सिविल जज। तो हम पहुंच गए उनका इंटरव्यू लेने, उनसे चर्चा की तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि अगर आपको स्वर्ग देखना है ना तो मरना तो पड़ेगा, फिर ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस लेवल का मर रहे हैं। यहाँ बात मरने की और स्वर्ग देखने की नहीं है, बात आपकी मंजिल पाने की है और मंजिल को लेकर आपकी तैयारी की है। अब आप अगर संवेदनशील हैं, अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस हैं, तो निश्चित ही आप पढ़ रहे होंगे। और क्या पढ़ना चाहिए वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हमारा जो आधार है वो हाल ही में हुई, पिछले साल हुई परीक्षा वर्ग 1 की सिलेक्शन टेस्ट परीक्षा का पाठ्यक्रम है। भाई उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, विषय की गंभीरता कितनी थी, कितनी गहराई से प्रश्न पूछे गए थे, उन सबको हम देखने वाले हैं। अच्छा, एक और बात समझिए आप, वर्तमान में जैसे अभी रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर इजराइल हमास का या इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है। कई बार हम खबरों में सुनते हैं अर्मीनिया अजरबैजान के युद्ध के बारे में, भारत पाकिस्तान के बारे में। तो खबरों में हमें क्या बताया जाता है कि भाई फलाने देश के पास इतने बैटल टैंक हैं, उसके पास इतने हैं, यहाँ वो कमज़ोर है, उसके पास एयरफोर्स में फलाने फाइटर प्लेन हैं, उसके पास ये फाइटर प्लेन हैं, किसी के पास इतने सबमरीन हैं, उसके पास ये सबमरीन है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उनकी क्षमताएं बताई जाती हैं, किसकी क्या कमजोरी है, किसकी क्या ताकत है, वही हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको पता होगा शायद या नहीं हो, संभवतः पता तो होगा ही सबको, कि अगस्त में शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा प्रस्तावित है या शिक्षक वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। क्या ये बात सत्य है? तो जी हाँ, MPESB के ऑफिशियल कैलेंडर पर यह बात लिखी है, आपको मार्क में दिख रही होगी कि माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य चयन परीक्षा तथा माध्यमिक विषय शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2023 चरण 1 पात्रता परीक्षा आयोजित हो चुकी है। कब होनी है ये सिलेक्शन टेस्ट? है अगस्त 2024 में। तो अगस्त में ये परीक्षा होनी है। इस क्रम में ESB ने अभी एक नोटिफिकेशन भी निकाला है, ये इससे संबंधित नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT 2024 रिसीव्ड रूल बुक। कुल मिलाकर इससे हम ये समझ सकते हैं कि ESB अपना काम कर रहा है, मतलब जो इन्होंने टाइम दे रखा है, हो सकता है कि वहां पर परीक्षा कराई जाए। कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर अखबार में भी ये छपा था कि इन्होंने ESB ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। तो ESB ने इस पर सफाई भी दी थी और उन्होंने कहा था कि हमने वही परीक्षाएं घोषित करी हैं जो आचार संहिता के दायरे में नहीं आती हैं और ये किसी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। मतलब कि ये बात, इस कैलेंडर को आप पूरी तरह से सीरियस मानिए, सच मानिए और इसको लेकर चलिए। अगस्त में संभवतः परीक्षा हो सकती है। चलिए अब बात कर रहे हैं हम सिलेबस की। तो मैंने बताया आपको ये वर्ग 1 का सिलेबस है सिलेक्शन टेस्ट का, और हम हिंदी का सिलेबस समझ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ हिंदी वाले इस वीडियो को देखें, नहीं भाई। हम बात सिर्फ विषय की गंभीरता को लेकर कर रहे हैं। जैसे लगभग 16 तरीके के या 16 विषयों के वर्ग 1 के लिए पेपर हुए थे। कौन कौन से? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, समाजशास्त्र। लेकिन वर्ग 2 में ऐसा नहीं होता है। वर्ग 2 में जैसे सामाजिक विज्ञान है तो इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाजशास्त्र उसमें आ जाते हैं। विज्ञान है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, ये सब उसमें आ जाते हैं। हिंदी, अंग्रेजी वो तो विषय तो रहते ही हैं। खैर, तो हमने हिंदी का चुना है ये सिलेबस, और इसका मूल उद्देश्य यही है कि आपको विषय की गंभीरता से वाकिफ कराया जाए। चलिए, सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी आपको दिख रहा होगा। इस सिलेबस को ESB ने पहले 20 इकाइयों में बांटा था।
पहली इकाई में क्या लिया गया था, देखिए हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृतिक, सौरसेनी, अर्धमगधी, मगधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। पहली इकाई में भाषा की अन्य शाखाओं के बारे में पूछा गया था कि भाई हिंदी से कौन कौन सी भाषाएं कनेक्टेड थी, उनका क्या आपस में संबंध था। तो आप भले ही सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हो, आप भले ही विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हो, आपके विषय की शुरुआत कहाँ से हुई वो आपको जानना जरूरी है। जैसे अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, आप इतिहास उसमें एक विषय रहेगा, तो भाई इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है, इतिहास क्यों बच्चों को पढ़ा जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना, जो बीत गया सो बीत गया। तो इतिहासकार कहते हैं कि नहीं भाई, इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखकर हम भविष्य को और बेहतर कर सकते हैं। यही तो इतिहास पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो विषय क्यों पढ़ा जाए, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, वो सब समझना। इकाई दूसरी में क्या लिखा है कि हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्खनी हिंदुस्तानी। तो हिंदी भाषा के रूप। अच्छा, जो हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए तो ये सेम है, आप इसको बिल्कुल पढ़िए। आप वर्ग 1 की गाइड मंगाइए, वर्ग 1 की किताब मंगाइए, तब तक आप इसी से पढ़िए, ये आपको बहुत काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप वर्ग 1 का है ये, आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भाई, नेक्स्ट लेवल तैयारी करेंगे तो फायदा भी अलग से मिलेगा। मैंने कहा ना, पढ़ना तो सभी को है, सब पढ़ेंगे, आप किस लेवल का पढ़ रहे हैं ये तय करेगा कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तीसरी इकाई में क्या है, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी भाषा के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि विशेषताएं और मानकीकरण। तो वर्तमान में हिंदी कहाँ है भाई, वो भी तो समझना जरूरी है। ऐसे ही अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं, माफ करिए, आप राजनीति पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो उनकी समाज में या सामाजिक जीवन में उनकी क्या जरूरत है, क्या विशेषताएं है, संविधान में उनकी क्या स्थिति है, जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। एक और बात मैं बताऊं, अगर पिछली कुछ परीक्षाएं देखी जाए ना, तो अब ये नहीं आता है प्रश्न कि भाई अकबर ने फलाना युद्ध कौन सी सन में लड़ा था। अब प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, अब आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है। ये तो कौन सी सन में लड़ा था, ये तो रट्टा वाली बात हो गई, रटकर आपने बता दिया। अब आपसे प्रश्न थोड़ा सा अलग से पूछ लिया जाता है कि भाई युद्ध के कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या थे या दुष्परिणाम क्या थे। मतलब आपका आईक्यू लेवल चेक, आपकी सोचने की क्षमता कितनी है उसको चेक किया जाता है। चौथी इकाई में हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, विभिन्न इतिहास ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। पांचवी इकाई में पद्य साहित्य है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। छठवीं इकाई में है पद्य साहित्य, रीतिकाल, आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। सातवीं इकाई में है गद्य की प्रमुख विधाएं, जैसे कि कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना का विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। तो साहित्यकारों की रचनाएं आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है हिंदी में। अगर आप हिंदी से शिक्षक बनना चाहते हैं तो भाई साहब, कौन से रीतिकालीन कवि थे, कौन से भक्तिकालीन कवि थे, कौन से कवि आधुनिक काल के थे, कौन से पद्य साहित्य के थे, गद्य साहित्य की, उनकी रचनाएं क्या थी, कौन सी रचनाएं फेमस हैं। अब रचनाएं तो लाखों हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं, फेमस हैं, उनको विशेष रूप से पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, लिमिटेड है, लेकिन आप जितना बेहतर पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना आपको काम में आएगा। आठवीं इकाई में है गद्य की गौण विधाओं, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रा, वृत्तांत, साक्षात्कार का विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। नवीं इकाई में है काव्य परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद एवं उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्व, रोला, उल्लाला, सवैया, गीत का, हरगीत का, अलंकार। तो
कुल मिलाकर बातें ये हैं कि ये जो इसमें सिलेबस में लिखा हुआ है, आप इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आपने पहले भी ये चीजें पढ़ी हैं, शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, नया नहीं है कुछ, लेकिन जरूरत है इसको अब नए रूप में पढ़ने की। वर्तमान स्वरूप में आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, यह आवश्यक है। और एक और बात बताऊं मैं, जो वाकई में शिक्षक बनना चाहते होंगे ना इस भर्ती में, जो चाहते हैं कि इस भर्ती में भाई शिक्षक बन ही जाए, वो तो लगे हुए हैं पढ़ने, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़ना चाहिए। जो द्वंद्व में हैं वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि फिर अगली भर्ती आएगी, या जिनके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसा है, वो क्या कहीं नौकरी करेंगे, किसी और की नौकरी करेंगे, तो वो संभवतः ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। 10वीं इकाई में क्या है, शब्द और शब्द भंडार स्रोत के आधार पर, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, क्षेत्रीय, अर्थ के आधार पर, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, है ना, यौगिक, योगरूढ़, विकारी, वाविकारी, उपसर्ग, प्रत्यय। मतलब अभी तक जो मैंने चीजें बताई आपको 10 इकाई की, उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपसे जुड़ा हुआ ना हो, जिसे आपने पढ़ा हुआ ना हो। आगे बढ़ते हैं। 11वीं इकाई में क्या है कि वाक्य संरचना, वाक्य के भेद, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, है ना, संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, संधि, समास, हिंदी का रूप, रचना, लिंग, वचन और कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। अब 12वीं इकाई में क्या है, अनुवाद का स्वरूप, क्षेत्र, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति, हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद की भूमिका, कार्यालयीन हिंदी और अनुवाद, जनसंचार माध्यमों का अनुवाद, विज्ञापन में अनुवाद, वैचारिक साहित्य का अनुवाद, कार्यालयीन एवं प्रशासनिक शब्दावली। 13वीं इकाई में क्या है, तो जनसंचार प्रौद्योगिकी एवं चुनौतियां, विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप, मुद्रण, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य माध्यम, रेडियो, इंटरनेट, मौखिक भाषा की प्रकृति, समाचार लेखन एवं वाचन, रेडियो नाटक, उद्घोषणा लेखन, विज्ञापन लेखन, फीचर तथा रिपोर्टाज, दृश्य श्रव्य के माध्यम, टेलीविजन, रेडियो, श्रव्य दृश्य माध्यमों में भाषा की प्रकृति, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का सामंजस्य, फार्स पटकथा लेखन, ट्रेली ड्रामा वाचन, डॉक्यू ड्रामा संवाद लेखन, साहित्य की विधाओं का दृश्य माध्यमों में रूपांतरण, विज्ञापन की भाषा। 14वीं इकाई में तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड, कबीर बीजक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 190, जयशंकर प्रसाद की कमानी, श्रद्धा एवं इड़ा सर्ग। 15वीं इकाई में है प्रेमचंद का गोदान, फणीश्वर नाथ रेणु, मेला आंचल, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी। 16वीं इकाई में है बाल मुकुंद गुप्त, विदाई, संभाषण, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, हरिशंकर परसाई, भोलाराम का जीव, महादेवी वर्मा, मेरे बचपन के दिन, मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, हजारी प्रसाद त्रिवेदी, शिरीष के फूल। इकाई 17 में क्या है, अज्ञेय, मैं क्यों लिखता हूं, शेखर जोशी, गलता लोहा, कृष्णचंद्र, जामुन का पेड़, रामकुमार वर्मा, दीपदान, राहुल सांक्रात्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा, धर्मवीर भारती, अंधा युग। इकाई 18 में सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, राम की शक्ति पूजा, माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला, सुमित्रा नंदन पंत, ग्रामश्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मेघ आए, कुंवर नारायण सिंह, कविता के बहाने, राजेश जोशी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। 19वीं इकाई में है भवानी प्रसाद मिश्र, घर की याद, त्रिलोचन, चंपा, काले काले अक्षर नहीं चीनती, दुष्यंत कुमार, साए में धूप, कहाँ तो तय था चिराग, सैयद हैदर रजा, आत्मा का ताप, गिरजा कुमार माथुर, छाया मत छूना, अयोध्या सिंह उपाध्याय, एक बूंद। और 20वीं इकाई में है हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय, धूमिल, 20 साल बाद, मुक्तिबोध, भूल गलती, रघुवीर सहाय, कैमरे में बंद अपाहिज, शमशेर बहादुर सिंह ऊषा, नागार्जुन, बादल को घिरते देखा है। 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 इकाइयों में कुछ लेखकों के, कवियों के, साहित्यकारों के नाम और उनकी रचनाएं लिखी हैं। उस रचना को आपको पढ़ना है भाई। अब ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि मेला आंचल किसने लिखा, गोदान किसने लिखा, नहीं, इस मेला आंचल में जो लिखा हुआ है उसको लेकर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भाई उसकी कहानी क्या है।
या गोदान में क्या लिखा है उसको, तो आप ये साहित्य को पढ़िए। और इस पूरे सिलेबस को समझने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चाहे तो साहित्य हो या साहित्यिक हिंदी हो या फिर व्याकरणीय हिंदी हो, दोनों की भरमार है, दोनों से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। व्याकरण भी आपको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और साहित्य भी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपके 80+ नंबर होंगे, और 80-85+ नंबर होंगे तभी ना नौकरी मिल पाएगी। तो आप अगर वर्ग 2 के शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे आप हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, कोई भी विषय बना रहे, आप विषय के हर पहलू को बहुत गंभीरता से पढ़िए निश्चित ही। और हाँ, अभी से पढ़िए तभी आपको इसका लाभ मिले, क्योंकि आप जानते हैं ये मई चल रही है और अगस्त में पेपर होना है, तो संभवतः मई के लास्ट में या जून में निश्चित रूप से नोटिफिकेशन या विज्ञापन आ ही जाएगा। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को साझा कर दीजिए। बहुत बहुत आभार।